हिंदी में आपका व्यंजन संधि चल रहा था और व्यंजन संधि के 3, 4, 5 नियम इससे पहले हमने डिस्कस किए हैं। इसके बाद व्यंजन संधि का जो अगला नियम है, 2 शब्द हैं। पहले मैं उन शब्दों को लिख रहा हूं और उसके बाद उसके नियम का डिस्कस करते हैं। ठीक, तो एक शब्द है मृण्मय, मृण्मय, और एक शब्द है इसी में दूसरा शब्द मृण्मयी। ठीक, ये आपके 2 शब्द हैं। अब सबसे पहले देखो, इन शब्दों का विग्रह करके देखते हैं। अगर हम इन शब्दों का संधि विच्छेद करें, इनका हम विग्रह करें, तो इनका विग्रह अभी तक का जो हमने नियम पढ़ा है, अब देखो इनका जो विग्रह होगा वो अभी तक जो हमने पढ़ा है, ठीक, उस हिसाब से इसका जो नियम बनना चाहिए वो मृट योग मय बनना चाहिए। क्यों? यहां सुनना, यदि पहले पद का अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो और उसका योग किसी भी वर्ग के 5वें वर्ण के साथ हो, तो उस केस में क्या हो जाता है, इसके स्थान पर सामने वाला वर्ण जिस वर्ग का होता है उसका, इसके स्थान पर इसी वर्ग का क्या आदेश हो जाएगा, 5वां आदेश हो जाएगा। पढ़ा है? क्या था नियम? जब आप पहले नियम और दूसरे नियम में जाएंगे, पहला नियम क्या था, यदि वर्ग के पहले वर्ण का योग किसी सघोष वर्णों के साथ होता है, सघोष वर्ण मतलब तीसरा, चौथा, 5वां, य, र, ल, व, ह और या फिर सभी स्वर, तो अगर वर्ग के पहले वर्ण का योग किसी सघोष के साथ होता है तो उस केस में पहला अपने ही स्थान पर किसमें आदेश हो जाता है, तीसरे में। इसी का उपनियम हम बोल सकते हैं। इसका उपनियम जो आपने पढ़ा था, यदि वर्ग के पहले वर्ण का योग 5वें वर्ण के साथ होता है, वर्ग के 5वें वर्ण के साथ होता है, तो उस केस में जो पहला वर्ण होता है ये अपने ही वर्ग के किसमें आदेश हो जाता है, 5वें में। पढ़ा था? तो उस नियम के हिसाब से देखो ये जो विग्रह है ये सटीक बनेगा। कैसे? इसका मैंने विग्रह किया मृट योग मय, तो इसमें देखो वर्ग का जो पहले पद का अंतिम वर्ण है वो किसी भी वर्ग का पहला है। ट क्या होता है, ट वर्ग का पहला, इसका योग किससे हो रहा है, 5वें के साथ। म क्या है, प वर्ग का 5वां, तो इस केस में ये पहला किसमें आदेश हो जाएगा, अपने ही वर्ग के 5वें में, और इस वर्ग का 5वां क्या है, अण है, ट ठ ड ढ अण। तो अब देखो ये हो गया मृ और ये हो गया अण, ये हो गया म और ये हो गया य, लेकिन इसका जो ये विग्रह है, ये विग्रह क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। मतलब हमने अभी तक जो नियम पढ़ा था वो नियम इसमें अप्लाई हो रहा है, उस नियम के हिसाब से इसका विग्रह भी बन रहा है, लेकिन उसके बाद भी इसका विग्रह मृत योग मय नहीं होता है, बल्कि इसका विग्रह जो होता है वो मृद योग मय होता है। अब समझना, देखो क्या है, शब्द था आपका मृण्मय। अब इसका जो विग्रह होता है, सही विग्रह जो होता है वो होता है मृद योग मय, मृद योग मय। समझ पा रहे हैं, मृद योग मय। अब ध्यान से सुनना, इसका जो विग्रह है मृद योग मय, अब कैसे होगा इसको जरा सुनना, ठीक, मृद योग मय। अब देखो है क्या, यदि आपके पास द वर्ण से पहले, यदि आपके पास द वर्ण से पहले कोई मूर्धन्य स्वर आ जाता है, तो उस केस में ये जो द है, उस केस में जो द है ये किस में आदेश हो जाता है, अण में आदेश हो जाता है। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने आपको बोला जैसे शब्द था आपका मृण्मय, ये आपने शब्द लिखा, और इस शब्द का जो विग्रह है, इस शब्द का जो विग्रह है वो होगा मृद योग मय। ठीक है, अब दो में नीचे हलंत इसलिए लगा है क्योंकि अण आपका क्या है, आधा है। दो की जगह ही तो अण आदेश हुआ होगा, तो अण आपका आधा है, तो आधे की जगह आधा आएगा, पूरे की जगह पूरा आएगा। तो इसका जो विग्रह है वो मृद योग मय है। और नियम क्या है, यदि द वर्ण से पहले, यदि द वर्ण से पहले मूर्धन्य स्वर हो, और मूर्धन्य स्वर क्या होता है, री, मूर्धन्य स्वर क्या होता है, री, और मूर्धन्य व्यंजन क्या होते हैं, र और श।
एक तो मूर्धन्य श और एक आपका र। तो यदि द वर्ण से पहले मूर्धन्य स्वर हो तो उस केस में क्या होता है, इस द वर्ण के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, अण आदेश हो जाता है। समझ गए? तो अब मृण और यहां पे क्या होगा, मय। समझ गए? अब देखो द वर्ण से पहले री तुम्हें दिख रहा होगा ना कहां है, अगर आप इसका विग्रह करते हैं तो ये क्या है, म, और म में स्वर किसका है, री का, है ना, री का स्वर है। तो द वर्ण से पहले क्या हुआ, री हुआ, तो तब जाके ये द वर्ण किस में आदेश हो जाएगा, अण में आदेश हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसका नियम भी यही होगा क्या, कि यदि द वर्ण से पहले मूर्धन्य स्वर का मतलब क्या है, री, अगर री हो तो द के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, अण आदेश हो जाएगा। समझ गए? तो वैसे ही एक शब्द है, देखो अब मृण्मय आपने लिख लिया, एक शब्द यहां पे लिखते हैं मृण्मयी, ये, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, हाँ, इसका जो विग्रह बनेगा वो क्या बनेगा, मृद योग मई, मृद योग मई। अब दो में नीचे हलंत है, क्योंकि आपको पता है कि दो के स्थान पर क्या है, अण आदेश हुआ है, अण क्या है, आधा है, इसलिए दो भी क्या होगा, आधा रहा होगा। समझ गए? नियम समझ गए हैं? ठीक, तो ये नियम आप ध्यान रखना। इसके बाद देखो अगला जो नियम है वो स्वर रहित म का नियम है, स्वर रहित म का नियम है। अब स्वर रहित म का नियम क्या है, यदि पहले पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित म हो और उसका योग क से लेके म तक किसी भी वर्गीय व्यंजन के साथ हो, तो उस केस में स्वर रहित म के स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार आ जाएगा, या फिर सामने वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा आदेश हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने आपको बोला कि यदि पहले पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित म हो और उसका योग क से लेके म तक किसी भी वर्गीय व्यंजन के साथ हो, तो उस केस में या तो आप स्वर रहित म की जगह पे अनुस्वार ला सकते हैं, या फिर सामने वाला वर्ण जिस वर्ग का हो उस वर्ग का पांचवा। समझ पा रहे हैं? अब देखो इसमें एक शब्द मैं लिख रहा हूं शंकर, अब एक शब्द मैंने लिखा शंकर, ये वाला शंकर, वो वाला शंकर नहीं, तालब विषय वाला नहीं, वो तो क्या होगा, भगवान शिव के लिए हो जाता है। समझ पा रहे हैं? वो तो रूट शब्द है उनके लिए। ठीक, तो शंकर शब्द, इस शंकर का मतलब होता है मिश्रण। ठीक है, ये वाले शंकर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये भगवान शिव के लिए है शंकर शब्द, और ये शंकर शब्द किसके लिए है, मिश्रण के लिए। इसी शंकर शब्द को आप इस तरीके से भी लिखते हैं शंकर। ठीक है, इस शंकर शब्द को आप इस तरीके से भी लिखते हैं। ठीक, अब देखो इसका जो ये रूप है और ये रूप है, दोनों ही रूप इसके क्या हैं, शुद्ध हैं। अब कैसे इसके दोनों ही रूप शुद्ध हैं, नियम के हिसाब से, क्योंकि इनमें कोई न कोई नियम लगेगा। अब क्या नियम है, नियम ये है कि यदि, देखो पहले इसका विग्रह करते हैं, इसका जो विग्रह होता है वो समयोग कर, समयोग कर, ये होता है। और नियम क्या है, यदि पहले पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित म हो, उसका योग क से लेके म तक किसी भी वर्गीय व्यंजन के साथ हो, तो उस केस में इस स्वर रहित म की जगह पे या तो आप क्या ले आएंगे, अनुस्वार, या सामने वाला वर्ण जिस वर्ग का हो उस वर्ग का पांचवा। अब इस वर्ग का जो पांचवा होगा वो क्या होगा, अंग। आदेश हो रहा है, व्यंजन है, तो उसमें नीचे क्या लगेगा, हलंत लगेगा। समझ पा रहे हैं? क्लियर हो रहा है? अब देखो आप बना के देखो इसको, ये स है, इस स के बाद स्वर रहित म है, स्वर रहित म का योग किसके साथ हो रहा है, वर्गीय व्यंजन क के साथ। या तो आप स्वर रहित म की जगह अनुस्वार ले आओ, तो स और स्वर रहित म की जगह क्या लगा, अनुस्वार, और बाकी का आप ऐसे लिख दो शंकर। ठीक, अब स को ऐसे ही रखो, इस स्वर रहित म की जगह पे अनुस्वार अगर नहीं लाना है तो क्या लाओगे, सामने वाला वर्ण जिस वर्ग का हो उसका पांचवा, क वर्ग का पांचवा क्या होगा, अंग, तो क्या होगा, शंकर। तो आप शंकर शब्द को इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। समझ गए? समझ पा रहे हैं? अब देखो इसी में एक शब्द है अलंकार। ठीक, जैसे एक शब्द है आपका अलंकार,
अब इस शब्द को भी हम दो तरीके से लिखते हैं, एक तो अलंकार और एक इसी शब्द को इस तरीके से लिखते हैं अलंकार। दोनों ही रूप इसके क्या है? शुद्ध है। आप इसका विग्रह करके देखिए। इसका जब विग्रह आप करेंगे तो इसका विग्रह होता है अलम योग कार, अलम योग कार, इसका विग्रह होता है। तो इसमें भी देखो पहले पद का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? स्वर रहित म, और इसका योग किससे हो रहा है? किसी भी वर्गीय व्यंजन से, क से लेके म तक के किसी भी वर्गीय व्यंजन से हो, तो उस केस में इस स्वर रहित म की जगह पे या तो क्या आदेश हो जाएगा? अनुस्वार आदेश हो जाएगा, या फिर सामने वाला वर्ण जिस वर्ग का हो उस वर्ग का क्या आदेश हो जाएगा? पांचवा। समझ पा रहे हैं? तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? अलम योग कार। ठीक, अब देखो ये हो गया आपका अ, ठीक, उसके बाद ल, और ल और सामने क्या है? स्वर रहित म, इसकी जगह क्या आ गया? अनुस्वार, अनुस्वार इसके ऊपर बैठेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका अलंकार। समझ गए? नहीं तो ये हो गया अ, ये हो गया ल, इस म की जगह पे सामने वाला वर्ण क था, किस वर्ग का है? क वर्ग का, इसका पांचवा क्या होता है? अंग, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं अलंकार। समझ गए? दोनों ही रूप इसके क्या हैं? शुद्ध है। ठीक है, अब इसमें शब्द है, देखो एक शब्द है इसमें अलंकृति, एक शब्द है इसमें अलंकृति। ठीक, इस शब्द का विग्रह आप कर सकते हैं अलम योग कृति। इसी में एक शब्द है अलंकरण, इसी में एक शब्द है अलंकरण, क्या होगा? अलम योग करण। इसी में आपका एक शब्द है संभव, 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 क्या होगा? समयोग भव। इसी में एक शब्द है आपका संबंध, क्या होगा? समयोग बंध। इस संबंध को और कैसे लिख सकते हैं? आपने ऐसे भी देखा होगा, संबंध। ठीक है, समयोग बंध। समझ पा रहे हैं? लिख सकते हैं। अब इसी में देखो एक शब्द है आपका संप्रदान, एक शब्द है संप्रदान, इसका विग्रह क्या हो जाएगा? समयोग प्रदान, समयोग प्रदान। अब देखो यहां पे समयोग प्रदान आपने किया। अब यहां समझना ध्यान से, पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? स्वर रहित म, उसके बाद योग किससे हो रहा है? क से लेके म तक किसी भी एक वर्गीय व्यंजन से, और वर्गीय व्यंजन यहां पे क्या है? प, और प यहां पे क्या है? आधा, र क्या है? पूरा। ठीक, अब देखो इस स्वर रहित म की जगह, इस स्वर रहित म की जगह या तो अनुस्वार आ जाएगा, अनुस्वार आ जाएगा तो ये होगा इस तरीके से संप्रदान, ऐसे लिखते हैं आप। अगर अनुस्वार नहीं लाना है तो सामने वाला वर्ण जिस वर्ग का है उसका पांचवा, तो प वर्ग का पांचवा क्या होता है? म, तो इसकी जगह म ही आएगा, इसलिए यहां पे क्या हो गया? संप्रदान हो गया। समझ गए? क्लियर हो रहा है? समझ पा रहे हैं? अब उसके बाद देखो इसी में एक शब्द है, अब उसको समझना ध्यान से। एक शब्द है मंजू। अब देखो मंजू शब्द को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसी मंजू शब्द को आप इस तरीके से भी लिखते हैं। ठीक है, यूं है, और इसी मंजू शब्द को बहुत सारे लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिखते हैं ये। अब देखो इनमें से दो रूप तो शुद्ध हैं और एक रूप इसका क्या है? अशुद्ध है। अब मुझे बताओ कि इसका कौन सा रूप शुद्ध है और कौन सा रूप इसका अशुद्ध है? इसमें देखो ये शब्द इसका शुद्ध है और ये भी इसका क्या है? शुद्ध है, लेकिन ये क्या है? अशुद्ध। लेकिन बहुत बार आप देखते होंगे कि कुछ लोग ऐसे मंजू लिखते हैं। ठीक, अब लिखने वाले अपने नाम के लिए लिख रहे हैं तो वो ठीक है, अगर उनका नाम है मंजू, वो इस तरीके से उन्हें आदत बना रखी लिखने की, तो वो ठीक है। लेकिन अगर व्याकरण की दृष्टि से इसको देखोगे तो व्याकरण की दृष्टि से ये क्या है? अशुद्ध है। समझ पा रहे हैं? अब देखो कैसे, अब सुनना, इसका जो विग्रह होता है वो मम योग जो, मम योग जो। तो पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? स्वर रहित म, उसका योग किसके साथ हो रहा है? क से लेके म तक किसी भी एक वर्गीय व्यंजन के साथ, और यहाँ पे वर्गीय व्यंजन क्या है? ज। कैसे? यहाँ देखो ये म, इस म में स्वर किसका रहा? अ का, फिर ये क्या रहा? म, फिर ये क्या रहा? ज, और ज में स्वर किसका? उ का। तो पहले पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित म है, दूसरे पद का पहला वर्ण ज है, वर्गीय व्यंजन है। तो इस केस में इस म की जगह पे या तो आपका क्या आ जाएगा? अनुस्वार,
या तो क्या आ जाएगा अनुस्वार, या अगर अनुस्वार नहीं लाना है तो सामने वाला वर्ण जिस वर्ग का है उसका पांचवा। ज किस वर्ग का है? च वर्ग का, च छ ज झ य, तो अनुस्वार या फिर इसकी जगह य। समझ रहे हैं? क्लियर हो रहा है? तो अब देखो ये म, इसमें अ का स्वर तो ये पूरा म हो गया, इसकी जगह अनुस्वार लगा दिया तो अनुस्वार हो गया। ज में ऊ का स्वर तो ये क्या हो गया? मंजू। अनुस्वार नहीं लगाना है तो ये म में अ का स्वर ये क्या हो गया? म। अब अनुस्वार की जगह क्या लगाओगे? य, आधा य है, और ज में ऊ का स्वर तो क्या हो गया? जू। समझ पा रहे हैं? ठीक, क्लियर हो गया है? ठीक, उसके बाद देखो इसी में अब जो होगा इस स्वर रहित म का योग शेष बचे हुए के साथ होगा। अब शेष बचे हुए क्या बचे आपके? य, र, ल, व, श, स और ह। क्यों? क्योंकि आप 33 के 33 व्यंजनों के साथ करवाओगे। 25 के साथ तो आपने देख लिया। अब 4 कौन बचे? अंतस्थ, य, र, ल, व, और 4 कौन बचे? ऊष्म, स, स, ह। तो अब क्या होगा? जब इस स्वर रहित म का योग, पहले पद का अंतिम वर्ण क्या होगा? स्वर रहित म। इसका योग जब आप किससे करवाएंगे? अंतस्थ और ऊष्म के साथ, अंतस्थ और ऊष्म के साथ। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि भाई सिर्फ अभी तो आप दो जगह चेंज कर सकते थे, दो तरीके से चेंज कर सकते थे। या तो आप अनुस्वार ला रहे थे या सामने वाला वर्ण जिस वर्ग का है उसका पांचवा ला रहे थे। लेकिन अब क्या करेंगे? सामने वाला वर्ण जिस वर्ग का होगा उसका तो पांचवा होता ही नहीं है। आप अंतस्थ पढ़ेंगे तो अंतस्थ में तो य और लव होता है, उसका तो पांचवा होता ही नहीं है। तो इसीलिए यहां पे एक ही चेंज होगा, क्या? सिर्फ अनुस्वार। यहां पे या तो अनुस्वार या सामने वाले वर्ण का पांचवा, वर्ग का पांचवा, ऐसा नहीं होगा यहां पे, क्योंकि सामने वाले वर्ग का पांचवा यहां होगा ही नहीं। क्योंकि अंतस्थ वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 4। ऊष्म में कितने वर्ण होते हैं? 4। समझ पा रहे हैं? ठीक, तो यहां पे क्या होगा देखो। अब जैसे एक शब्द है आपका संरचना, एक शब्द है संरचना, ये अब देखो योग क्या होगा? समयोग रचना होगा, ये होगा। पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? स्वर रहित म। किसके साथ योग हो रहा है? र के साथ। र क्या है? अंतस्थ। तो इसमें चेंजेस जो होगा, इस स्वर रहित म की जगह पे यहां पे क्या आ जाएगा? अनुस्वार आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या बनेगा? संरचना। समझ गए? क्लियर हो गया? इसी में देखो जो शब्द है, अगले शब्द संयोग एक शब्द है। तो इस शब्द का अगर आप विग्रह करोगे तो क्या होगा? समयोग, समधन योग। इसी में एक शब्द है देखो संरक्षण, इसका विग्रह क्या करोगे? समयोग रक्षण। इसी में एक शब्द है संरक्षक, क्या करोगे? समयोग रक्षक। एक शब्द है संलग्न, क्या करोगे? संलाप। एक शब्द है, क्या करोगे? समयोग लाभ। संशय एक शब्द है, क्या करोगे? समयोग सही। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें एक नियम है आपका समुपसर्ग का और एक नियम है आपका परिउपसर्ग का। इन दोनों को समझना। एक नियम है आपका समुपसर्ग का और एक नियम है आपका परिउपसर्ग का। अब समुपसर्ग का नियम क्या है और परिउपसर्ग का नियम क्या है, दोनों को आपने समझना है। ठीक, अब देखो नियम क्या है। यदि सम उपसर्ग के बाद किसका योग हो? कृ धातु से बने हुए किसी शब्द का योग हो। सम उपसर्ग के बाद कृ धातु से बने हुए किसी शब्द का योग हो। अब कृ धातु से बने हुए शब्द जैसे कार हो गया, करण हो गया, कर्ता हो गया, कार्य हो गया, कर्म हो गया, इस टाइप के शब्द। यदि सम उपसर्ग के बाद कृ धातु से बने हुए किसी शब्द का योग हो, कृ धातु से बने शब्द, कृ धातु से बने शब्द। ठीक, ध्यान सुनना। मैंने बोला कि यदि सम उपसर्ग के बाद कृ धातु से बने हुए किसी शब्द का योग हो और दूसरा परि उपसर्ग के बाद कृ धातु से बने हुए किसी शब्द का योग हो, तो दोनों नियम आपने पढ़ने हैं। तो अगर आपका सम उपसर्ग के बाद कृ धातु से बने हुए किसी शब्द का योग हो, अब कृ धातु से बने हुए शब्द मतलब कार हो गया, कार्य हो गया, करण हो गया, कर्ता हो गया, कर्म हो गया, इस तरीके कोई शब्द, तो उस केस में क्या होगा? इस स्वर रहित म की जगह
इस स्वर रहित म की जगह क्या आ जाएगा? अनुस्वार, जैसा अभी तक आ रहा था। स्वर रहित म का योग करवा रहे थे तो क्या आ रहा था? स्वर रहित म की जगह अनुस्वार आ जाएगा। लेकिन यहां पे एक चीज और होगी। अब यहां पे क्या होगा? इस स्वर रहित म और इस कृ धातु से बने हुए शब्द के बीच में दंत्य स का भी क्या हो जाएगा? आगम हो जाएगा। यहां पे दो चेंजेज एक साथ होंगे। पहला, मैंने आपको बोला कि यदि आप सम उपसर्ग के बाद कृ धातु से बने हुए किसी शब्द का योग करवाते हैं तो उस केस में स्वर रहित म की जगह क्या आ जाएगा? अनुस्वार। और दूसरा, स्वर रहित म और ये कृ धातु से बने हुए शब्द के बीच में दंत्य सकार का क्या हो जाएगा? दंत्य स का क्या हो जाएगा? आगम। समझ गए हैं? क्लियर हो रहा है नियम? अब देखो, जैसे एक शब्द है आपका संस्कृत, ये ठीक। इस संस्कृत शब्द का जो विग्रह होता है वो क्या होता है? समयोग कृत। ये हो गया। अब इसमें देखो, ये आपका स, इस स में स्वर किसका है? अ का। ये आपका क्या है? म। अब यहां पे क्या है? क। और क में स्वर किसका है? री का। ये क्या है आपका? त। और त में स्वर किसका है? अ का। ठीक। तो यहां पे देखो, सम उपसर्ग जिसमें पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? स्वर रहित म। ठीक। इसका योग कृ धातु से बने हुए किसी शब्द के साथ हो रहा है। सम उपसर्ग का योग कृ धातु से बने हुए किसी शब्द के साथ अगर होता है तो उस केस में इस स्वर रहित म की जगह क्या आ जाएगा? अनुस्वार। क्या आ जाएगा? अनुस्वार। और इस म और ये कृ धातु से बने हुए शब्द, स्वर रहित म और कृ धातु से बना हुआ जो शब्द है, इनके बीच में दंत्य स का क्या हो जाएगा? आगम। आगम मैंने आपको बता रखा, दो वर्णों के बीच में नए वर्ण का आ जाना क्या कहलाता है? आगम। समझ पा रहे हैं? तो अब देखो, यहां ध्यान से सुनना, ये स म अ का स्वर क्या हो गया? स। इस स्वर रहित म की जगह क्या होगा? अनुस्वार। और इनके बीच में किसका आगम? दंत्य स का आगम। और यहाँ पे क में किसका स्वर? री। और फिर यहाँ पे त। हो गया संस्कृत। समझ गए? क्लियर हो रहा है? अब इसी में देखो, एक शब्द है आपका संस्कार। क्या होगा इसका विग्रह? समयोग का। स्वर रहित म की जगह अनुस्वार आ जाएगा और उन दोनों के बीच में दंत्य स का क्या हो जाएगा? आगम। ठीक। एक शब्द है देखो संस्करण। क्या हो जाएगा? समयोग करण। ठीक है। उसके बाद एक शब्द है संस्कृति। अभी संस्कृत किया था आपने, एक शब्द है संस्कृति। क्या होगा? समयोग कृति। बन जाएंगे। ठीक। उसके बाद देखो परि उपसर्ग। तो मैंने आपको बोला कि यदि परि उपसर्ग के बाद कृ धातु से बने हुए किसी शब्द, कृ धातु से बना शब्द, ठीक। तो यदि परि उपसर्ग के बाद कृ धातु से बने हुए किसी शब्द का योग होता है तो उस केस में इन दोनों के बीच में मूर्धन्य स का क्या हो जाता है? आगम हो जाता है। इन दोनों के बीच में किस स का आगम होगा? मूर्धन्य स का। मूर्धन्य स का क्या हो जाएगा? आगम। जैसे इसके शब्द समझते हैं। इसका एक शब्द है देखो परिष्कार। परिष्कार। तो क्या होगा इसका विग्रह? परियोगकार होगा इसका विग्रह। ठीक। तो परि उपसर्ग के बाद कृ धातु से बने हुए किसी शब्द का अगर योग होगा तो इनके बीच में मैंने आपको बोला कि किसका? मूर्धन्य स का क्या हो जाएगा? आगम। ठीक। तो क्या होगा? परि, मूर्धन्य स और साथ में क्या होगा? कार, परिष्कार। ठीक। समझ रहे हैं? ऐसे ही शब्द होगा देखो परिष्कृत। एक शब्द है आपका परिष्कृत। क्या होगा इसका विग्रह? परियोगकृत। ऐसे ही एक शब्द होगा परिष्करण। क्या होगा विग्रह? परियोगकरण। ऐसे ही एक शब्द होगा परिष्कार्य। क्या होगा विग्रह? परियोग कार्य। समझ गए हैं? ठीक। नहीं रखो, इसके बाद आगे कर।